नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कृष्ट नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक और शानदार टॉपिक के साथ में, और उस शानदार टॉपिक का नाम रहने वाला है जो कि हर एक छोटे से लेकर बड़े एग्जाम के अंदर कई बार पूछे गए और बहुत छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स इसके अंदर कई बार सब लोगों ने कहीं ना कहीं करी है। तो और उस टॉपिक का नाम है भाई ORS, जिसको अपन क्या कहते हैं भाई ORS के नाम से जानते हैं, और आपने इस टॉपिक को सुना भी होगा। तो इसका कैसे क्या यूज करना है उसके बारे में अपन आज सारी बातें करेंगे। ठीक है, सबसे पहले भाई इस ORS का मतलब क्या होता है ना। अगर अपन ORS के मतलब की ओर जाएंगे ना, तो देखो ORS का मतलब ये होता है, क्या मतलब होता है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। और जब उसके अंदर पानी मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन इसका एक्चुअली जो मतलब होता है वो क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। अब आपके माइंड में आ सकता है कि सबसे पहले तो आपको ये आएगा सर कि ORS यूज कब करते हैं। तो आपको अगर मैं इसके इंडिकेशन की बात करूं ना, तो बात बहुत साफ सुथरी है। और इंडिकेशन हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका इंडिकेशन होता है डिहाइड्रेशन। इसका इंडिकेशन क्या होता है भाई आपके, डिहाइड्रेशन। किसी भी वजह से बॉडी के अंदर अगर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की कमी हुई है तो उसको रिप्लेस करने के लिए अपन ORS यूज कर सकते हैं। सर कैसे? चाहे पर्सन को वॉमिटिंग हुई हो, चाहे पर्सन को डायरिया हुआ हो, या कोई और माध्यम जैसे कि इलियोस्टोमी है या कुछ भी अलग अदर माध्यम जिसके अंदर हो सकता है पेशेंट को एक्सेसिव स्वेटिंग होने की वजह से डिहाइड्रेशन हुआ है। किसी भी वजह से अगर उसको डिहाइड्रेशन हुआ है तो अपन क्या यूज कर सकते हैं, ORS यूज कर सकते हैं। अब देखो, सबसे कॉमनली इसके अगर जो सवाल पूछे जाते हैं वो इसके कंपोजिशन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे, इसके कंपोजिशन से संबंधित बात करेंगे। अगर अपन ORS के कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है वो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर कंपोजिशन के अंदर, एक होता है आपके सोडियम क्लोराइड। क्या होगा भाई आपके, सोडियम क्लोराइड होता है, जो कि कितना होता है आपके 2.6 ग्राम होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं पोटेशियम क्लोराइड की, इसकी बात करता हूं मैं पोटेशियम क्लोराइड की, तो वो होता है आपके 1.5 ग्राम। उसके अलावा अगर अपन बात करें ट्राइसोडियम सिट्रेट की, किसकी बात करें, ट्राइसोडियम सिट्रेट की बात करें तो वो रहेगा आपके 2.9 ग्राम। और साथ ही साथ अगर अपन बात करें ग्लूकोज, तो ग्लूकोज रहेगा आपके 13.5 ग्राम। ठीक है, तो ये तो इसका क्या रहता है भाई आपके कंपोजिशन होता है। अगर आप इन सब का टोटल करेंगे ना तो उसके अंदर जो एक्चुअल कंपोजिशन रहेगा वो टोटल कितना रहता है, 20.5 ग्राम होगा। लेकिन आपका कॉमनली जो आप पैकेट के ऊपर देखोगे ना तो आपको 21 ग्राम लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो वो थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है उसके अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग उसके बारे में थ्योरी दे रखी है। कई जगह उसके पैकेट के वेट को इंक्लूड कर रखा है, कई जगह जो अपन कह सकते हैं साल्ट है तो उसमें स्लाइट मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है, तो उस अकॉर्डिंग उस चीजों को बता रखा है। तो आप पैकेट के ऊपर देखोगे तो 21 ग्राम लिखा हुआ मिलेगा, और एक्चुअली उसके अंदर कंटेंट होता कितना है तो वो 20.5 ग्राम होता है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या होता है भाई, सबकी एक अलग अलग अपन कह सकते हैं ऑस्मोलैरिटी रहती है। जितना भी कंपोजिशन है उसमें सबकी एक अलग अलग ऑस्मोलैरिटी रहती है। और फिर मैं आपको एक बहुत शानदार चीज बताऊंगा कि इसमें पर्टिकुलर चीज का क्या क्या यूज रहता है। तो देखो, सबसे पहली चीज अगर अपन बात करते हैं ऑस्मोलैरिटी की, अगर अपन बात करते हैं इसके कंटेंट की ऑस्मोलैरिटी की, तो देखो ध्यान से सुनिएगा। अगर अपन सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले अपन बात करें किसके बारे में, सोडियम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सोडियम की। तो सोडियम की ऑस्मोलैरिटी भी कितनी रहती है, 75 मिलीमोल पर लीटर। उसके बाद अगर अपन बात करें किसकी, ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज की भी कितनी रहती है आपके 75 मिलीमोल पर लीटर। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं क्लोराइड की, क्लोराइड की कितनी रहती है, तो वो रहती है आपके 65 मिलीमोल पर लीटर। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं पोटेशियम की, तो पोटेशियम की ऑस्मोलैरिटी रहती है आपके 20 मिलीमोल पर लीटर। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं अपने सिट्रेट की, तो जो सिट्रेट की ऑस्मोलैरिटी रहेगी वो रहेगी आपके 10 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है,
अब अगर मैं इसकी टोटल ऑस्मोलरिटी को जोड़ूं, अगर इसकी ऑस्मोलरिटी को जोड़ूं तो टोटल कितने हो जाएगा? अभी आपके 75 और 75 कितने हो गए? 150। 150 के साथ में अगर अपन 10 जोड़ेंगे तो 160, 160 के साथ में 20 जोड़ेंगे तो 180, और 180 के साथ में अगर अपन 65 जोड़ेंगे तो ये टोटल ऑस्मोलरिटी कितनी हो जाती है आपके? 245 मिलीमोल पर लीटर हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है। यहाँ से कई बार ऐसे सीधे सीधे सवाल पूछे गए, टोटल ऑस्मोलरिटी कितनी होती है, सोडियम की कितनी होती है, ग्लूकोज की कितनी होती है, ऐसे कर करके सवाल बार बार पूछे गए। तो एक एक चीज को क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। सोडियम और ग्लूकोज बराबर एक मात्रा, मतलब जो इनका रेशियो रहता है 1:1 रहता है। ठीक है, अब देखो, अब अपनी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर रहेगी वो देखो क्या रहेगी कि अपन इसको मैं आपको यूज बताता हूं, इसमें इस कंपोजिशन का क्या यूज है और इसका क्या यूज है। देखो अगर मैं यहां पर लिखूं सबसे पहले ना, अगर अपन इसकी यूज ऑफ कंपोजिशन क्या यहां पर लिख सकते हैं, पर्पज ऑफ ORS कंटेन्स, ORS कंपोजिशन। देखो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, आप सबको पता है कि भाई सोडियम का जो यूज होता है ना, वो किसके लिए? टू ट्रीट हाइपोनेट्रीमिया। डिहाइड्रेशन की वजह से कॉमनली सोडियम की कमी हो जाती है, और अपन हाइपोनेट्रीमिया को मतलब कह सकते हैं सोडियम के कम लेवल को ट्रीट करने के लिए अपन हमेशा ORS में क्या कंपोजिशन ऐड करते हैं? सोडियम ऐड करते हैं। और अगर अपन यहां पर बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का पर्पज ये रहता है, इट प्रमोट एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। ये किसको प्रमोट करता है आपके? ये आपके सोडियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज और सोडियम SGLT जो फास्ट रहता है, बोले तो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है उसके माध्यम से एब्जॉर्ब होता है। तो जब ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है ना, तो वो सोडियम के साथ में कपल होके एब्जॉर्ब होता है। तो ग्लूकोज का मेन पर्पज यहाँ पर जो है वो आपके सोडियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करवाना रहेगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगली जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर रहेगी कि भाई सिट्रेट का क्या पर्पज है ना, किसका? सिट्रेट का। तो सिट्रेट हमेशा क्या करता है भाई? टू ट्रीट मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पेशेंट के अंदर जब भी पर्सन के अंदर डायरिया होता है, तो आपको पता है कि जितने भी एल्कलाइन कंटेंट होते हैं वो बॉडी से बाहर चले जाते हैं, और पर्सन को हमेशा रिस्क रहता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस का। तो उस मेटाबॉलिक एसिडोसिस के रिस्क को कौन प्रिवेंट करता है? सिट्रेट प्रिवेंट करता है, ध्यान रखिएगा। और अगर अपन अगले कंटेंट की बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम आपको पता है आपके डिहाइड्रेशन के अंदर कॉमनली हाइपोकैलेमिया हो सकता है, तो वो उसको ट्रीट करने में क्या करेगा? मदद करेगा। टू ट्रीट हाइपोकैलेमिया। तो पोटेशियम का पर्पज यहाँ पर हाइपोकैलेमिया को ट्रीट करना रहेगा, सोडियम का पर्पज यहाँ पर हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट करना रहेगा, ग्लूकोज का पर्पज रहेगा सोडियम का एब्जॉर्प्शन के लिए, और सिट्रेट का पर्पज रहेगा यहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ना हो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को प्रिवेंट करना यहाँ पर मुख्य पर्पज रहेगा। अब देखो, अब यहाँ पर देखो सबसे शानदार और इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है अमाउंट ऑफ ORS, कितना ORS आपको यूज करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अमाउंट ऑफ ORS की मैं बात करता हूं तो देखो कॉमनली क्या रहता है, कॉमनली अगर मैं बात करता हूं तो एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर पर्सन जो है नो डिहाइड्रेशन की कैटेगरी के अंदर है, कौन सी कैटेगरी के अंदर है? नो डिहाइड्रेशन की कैटेगरी के अंदर है, या फिर पर्सन किस कैटेगरी के अंदर है? सम डिहाइड्रेशन की कैटेगरी के अंदर है, तो आपको क्या करना है? और तीसरी जो कैटेगरी रहेगी वो आपकी क्या रहेगी? सीवियर डिहाइड्रेशन की कैटेगरी रहेगी। तो इन तमाम कंडीशन के अंदर आपको इसका अमाउंट के ऊपर अपन फोकस डालेंगे, प्रकाश डालेंगे पूरा अच्छे से। देखो ध्यान से सुनिएगा कि अगर पेशेंट को नो डिहाइड्रेशन है, मतलब वॉमिटिंग हुआ है, डायरिया हुआ है, लेकिन ज्यादा बॉडी में अभी भी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की कमी नहीं हुई है, तब हमेशा अपन क्या करते हैं? 50 ml पर kg के हिसाब से अपन क्या कहते हैं? ORS पिलाते हैं। ठीक है, अगर पर्सन को सम डिहाइड्रेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, तो अपन 70 to 80 ml पर kg के हिसाब से ORS को पिलाते हैं। और अगर सीवियर कैटेगरी में होता है तो अपन इंट्रावीनस रूट के माध्यम से
अपन ओआरएस नहीं दे सकते, ऐसा नहीं कि ओआरएस को इंट्रावेनस रूट से देना शुरू कर दोगे। इंट्रावेनस रूट के द्वारा अपन क्या देंगे, आईवी फ्लूइड देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको किसी भी पर्सन को ओआरएस पिलाना है तो आप वेट को अपन अकॉर्डिंग टू डिहाइड्रेशन उसको अपन मल्टीप्लाई करके उस अकॉर्डिंग अपन ओआरएस दे सकते हैं, ठीक है। एक याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी काम की बात यह है कि ओआरएस सॉल्यूशन should use within 24 hours of preparation। आप ओआरएस सॉल्यूशन, ओआरएस का अगर आप सॉल्यूशन प्रिपेयर कर देते हैं तो उसको याद रखना कि विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको उसको क्या कर लेना है, यूज कर लेना है। ये भी सवाल पूछा गया है कि ओआरएस सॉल्यूशन को कितने टाइम के अंदर यूज करना रहता है। 24 आवर में यूज कर लो, उसके बाद जो बच गया उसको हमेशा क्या कर दो, आप डिस्कार्ड कर दो, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बताई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के करंट स्टेटस को मैनेज करने के लिए बता रखा है ना। अगर उसके साथ में पेशेंट को कॉन्करेंट अगर डायरिया वगैरह वॉमिटिंग होते हैं तो उसके साथ में अपने उसको रिप्लेस करने के लिए फ्लूइड को ऐड करना पड़ सकता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बेसिक आपको बताया कि कॉमनली अपन एक मतलब अपन सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए करते हैं, लेकिन अगर साथ में कॉन्करेंट लॉस होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए भी बहुत कुछ चीजें रहती है जो कि अपन कॉमनली डिहाइड्रेशन के चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ी चीज, यहाँ पर शानदार चीज है कि भाई यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपको मैं होममेड है ना, घर पर होममेड प्रिपरेशन ऑफ ओआरएस आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना भाई, 1 लीटर तो क्या लेना है, 1 लीटर तो क्या लेना, आपको पानी लेना है, ठीक है। उस पानी को अच्छे से बॉईल करना और बॉईल करने के बाद उसको ठंडा कर देना, ठीक है। 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर 6 टीस्पून, 6 अपन कह सकते हैं जो चाय का चम्मच होता है, 1 ml जो 1 टीस्पून होता है उसको 5 ml या 5 ग्राम का अपन कॉमनली कंसिडर करते हैं। तो आपको क्या लेना है, 6 टीस्पून तो क्या लेना भी, आपको शुगर लेना है, ठीक है। और अपन कह सकते हैं ½ टीस्पून आपको क्या लेना है, अपन सॉल्ट लेना, मतलब नमक लेना है, ठीक है। तो अपन को 1 लीटर के पानी के अंदर 6 टीस्पून शुगर मिला देना है, ½ टीस्पून बोले तो लगभग ये कितना रहता है, 2.9 ग्राम के अराउंड रहेगा, वो आपको क्या कर देना है, सॉल्ट मिला देना है। तो ये होममेड रेसिपी भी तैयार हो सकती है। कई बार अपने को अगर घर पर कई बच्चों को डायरिया वगैरह हो रहा है तो उसको आप पिलाने के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आपके बेसिक सेगमेंट से रिलेटेड रहती है। इससे संबंधित कई बार सवाल ऑलरेडी पूछे गए हैं और आगे भी कई सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ऐसे टॉपिक को अपने रैपिड रिवीजन की नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बेहद उपयोगी रहेगा। सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को ऐसे सेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी डियर। थैंक यू।